Hello everyone! Welcome to the Layman Way, where we strive to bring the explanation of the key concepts in a very fun and engaging way. Concepts from the field of UPSC, PSC, CAT, you name it, we have it. And guys, we are trying to create a big impact by providing free quality education so that everyone can get access to this education and you can be a part of this revolutionary journey by doing just few things, liking and sharing the video and subscribing to the channel. And also, do not forget to recommend the video to your friends. Alright guys, if you want to view the full playlist, you can always go on the I button in the top right corner and view our full course. And if you are watching this video, do not forget to leave a comment down below and share your progress with others so that we can motivate one another, and let's get started. So guys, welcome to the course. तो चलिए अपने आगे कंटिन्यू करते हैं गवर्नमेंट स्कीम्स के साथ. लास्ट लेक्चर में मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट पे हमने खत्म किया था ना. मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप में हमने पढ़ा था प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को. अब आगे बढ़ते हैं और ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को देखते हैं, है ना. इस मिनिस्ट्री के अंदर पहली स्कीम है प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना. मातृ मतलब क्या होता है? माँ, है ना. माँ मतलब मदर, राइट. मातृवंदना योजना तो मदर से रिलेटेड कोई ये स्कीम है ना. मदर को बेसिकली वंदना, अगर आप थोड़ा गैस कर पाओ वंदना से, तो बेसिकली मदर की हम हेल्थ इंश्योर करेंगे, है ना. मदर की सेफ्टी इंश्योर करेंगे, हेल्थ इंश्योर करेंगे, ठीक है. तो मातृवंदना योजना क्या करती है? बेसिकली ये एक मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम है ना. प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए ये प्रोग्राम है. सारे डिस्ट्रिक्ट्स में इम्प्लीमेंट होगा ये कंट्री के, है ना. और किन प्रोविजंस के अंदर इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के प्रोविजंस के अंदर इनको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है. तो तीन चीज़ें आपको पहले पॉइंट में याद रखनी है. मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम है, प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए, है ना. बेसिकली मैं शॉर्ट में आपको पहले बता देता हूँ कि करता क्या है. इसमें बेसिकली हम कैश बेनिफिट देखते हैं प्रेग्नेंट वुमेन्स को, है ना. कैश बेनिफिट देते हैं 5,000 रुपये का जब वो फर्स्ट चाइल्ड को बर्थ देती है ना. वेरी शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया. फर्स्ट चाइल्ड को जब प्रेग्नेंट मदर्स बर्थ देती हैं तो उनको 5,000 रुपये का कैश बेनिफिट कैश सरकार देती है अपने साइड से. वही इसी योजना के अंदर मिलता है. कौन सी? प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना, ठीक है. तो पहला चीज़ समझ में आ गया, मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम है. सारे डिस्ट्रिक्ट में इसको इंप्लीमेंट करेंगे, है ना. नेशनल फूड सिक्योरिटी प्रोविजंस के अंदर इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है ना. तो इसमें बेसिकली क्या होगा? प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स को बेसिकली 5,000 रुपये का हम क्या देंगे? कैश बेनिफिट देंगे जब वो पहले फर्स्ट चाइल्ड को बर्थ देती हैं. और ये जो 5,000 रुपये हैं ये ऐसे नहीं है कि ये लमसम मिल जाएगा, एक साथ नहीं मिलेगा, ये 3 इंस्टॉलमेंट में मिलेगा. तो 3 इंस्टॉलमेंट बेसिकली 1,000, 2,000, 2,000 की है ना. तो 1,000, 2,000, 2,000 की करके आपको ये पैसा मिलेगा, है ना. कंडीशंस क्या है? कब पैसा मिलेगा आपको? ऐसा थोड़ी कि आपने किसी प्रेग्नेंट वुमेन ने बर्थ दे दिया तो पैसा आ जाएगा अपने आप अकाउंट में, ऐसा नहीं है ना. आपको कुछ कुछ करना पड़ेगा, तभी कुछ कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेंगी, तभी होगा. तो सबसे पहला तो अगर आपको प्रेगनेंसी है तो आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा कि भाई आई एम प्रेग्नेंट, ठीक है. अर्ली रजिस्ट्रेशन होना चाहिए प्रेगनेंसी का. फिर एंटीनेटल चेकअप होना चाहिए. एंटीनेटल चेकअप मतलब कि बर्थ के पहले, है ना, जब बर्थ नहीं दिया है उससे पहले जो चेकअप्स होते हैं प्रेग्नेंट वुमेन्स के, उनको बोलते हैं एंटीनेटल चेकअप, है ना. एंटीनेटल चेकअप भी बोलते हैं, ठीक है. तो ये जो है ये आपको कराने पड़ेंगे, ठीक है. फिर जब बच्चा हो जाएगा तो उसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, है ना. और उसके बाद पूरी फैमिली मतलब इंक्लूडिंग मदर एंड द चाइल्ड, उनका भी फर्स्ट साइकिल ऑफ वैक्सीनेशन होना चाहिए, है ना. तो ये सब कंडीशंस हैं, तभी आपको वो 5,000 रुपये मिलेगा, है ना. अब इसमें एक्सेप्शन क्या है? किसको किसको ये नहीं मिलेगा? कौन कौन इस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठा सकते? तो पहला है पहला एक्सेप्शन है कि जो रेगुलर एम्प्लॉयमेंट में है, जो ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर काम कर रही हैं या PSUs में काम कर रही हैं, है ना. तो उन उन मदर्स को ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है. ये एक्सेप्शन है इस चीज़ में, ये आपको याद रखना है. मोटिव क्या है? सरकार ने क्यों लाया ये प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना? क्योंकि सरकार ने देखा कि भाई जो गाँव में है, जैसे गाँव है हमारे, विलेजेस हैं, है ना. तो वहाँ पे क्या होता है ना, घर पे ही डिलीवरी हो जाती है ना. इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी नहीं होती, घर पे डिलीवरी हो जाती है. लोगों को लगता है यार कौन जाएगा वहाँ पे, पैसा खर्चा होगा, है ना. वेज लॉस भी होता है उनका. तो इन सब को हटाने के लिए सरकार ये बेसिकली मातृवंदना योजना लाई थी, है ना. तो इसमें बेसिकली हम क्या करेंगे कि न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स को मीट करेंगे. तो इसमें फोलिक एसिड्स वगैरह और जितनी भी दवाइयाँ होती हैं, न्यूट्रिएंट्स और विटामिन की टैबलेट्स होती हैं, वो दी जाती हैं, है ना. आप देख ही रहोगे नेशनल फूड सिक्योरिटी के अंदर है, तो हम ये सिक्योर कर रहे हैं, हम ये सारी न्यूट्रिएंट्स मदर्स को सिक्योर कर रहे हैं, है ना. और वेज लॉस को कंपेंसेट करती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. तो ये बेसिकली मोटिव था, ताकि न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स को इन्हांस किया जा सके, ताकि ऐसे कभी कभार होता है प्री मेच्योर बर्थ हो जाता है, या फिर कभी कभार मदर की डेथ भी हो जाती है. मैटरनल मोर्टेलिटी और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्यों आ रहा है? इसी वजह से आ रहा है क्योंकि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज हो नहीं रही हैं. तो इनको हटाने के लिए, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को कम करने के लिए और
इन्फेंट मोर्टालिटी रेट को कम करने के लिए ये सब स्टेप्स सरकार ले रही है, ठीक है। और ये स्कीम है कैसी, ये बेसिकली स्कीम जो है वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। तो बेसिकली सेंटर और स्टेट ये दोनों मिलके इसमें पैसा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो नॉर्मल जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं उनके लिए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और जो हिमालयन स्टेट्स हैं उनके लिए जो रेशियो है वो 90-10 का है, और जो बाकी नॉर्मल स्टेट्स हैं उनके लिए 60-40 का है ना। और जो यूटीज़ हैं उसके लिए सारा का सारा पैसा कौन देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, है ना। इसके अलावा एक और स्कीम है, इसमें तो देखो 5,000 रुपये मिल रहा है ना। इसके अलावा एक और स्कीम है जननी सुरक्षा योजना, उसमें सिमिलर बेनिफिट्स हैं, बस उसमें 1,000 रुपये का मिल रहा है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए। तो अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन में जाकर डिलीवरी करते हो तो आपको 1,000 रुपये मिलेगा, मदर को 1,000 रुपये मिलेगा। तो टोटल मिला के अगर आप बेनिफिट देखोगे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी का तो 6,000 का हो गया। बट ये याद रखना कि मातृवंदना योजना के अंडर 5,000 का ही बेनिफिट है ना। कोई बोल दे कि मातृवंदना योजना के अंदर 6,000 का बेनिफिट है तो गलत हो जाएगा, है ना। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, इसलिए बता रहा हूँ। मातृवंदना योजना बेसिकली 5,000 रुपये ही देती है, वो एडिशनल जो है 1,000 रुपये वो जननी सुरक्षा योजना के थ्रू मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया अपना। उसके बाद न्यूट्रिशन को एड्रेस करने के लिए कौन कौन सी स्कीम है, क्या बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की। तो पहला है पोषण अभियान। पोषण नाम से पता चल रहा है न्यूट्रिशन, है ना। तो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स को बेसिकली हम एड्रेस करेंगे। तो कैसे हम न्यूट्रिशन को एड्रेस कर सकते हैं, इसमें क्या क्या होगा। तो अगर न्यूट्रिशन नहीं मिला तो क्या क्या हो सकता है, स्टंटिंग हो सकती है, वास्टिंग हो सकती है ना। अब बताऊंगा क्या होती है स्टंटिंग वास्टिंग हो सकती है, वास्टिंग हो सकती है ना। अनीमिया हो सकता है, दुनिया भर की डिसीजेस हो सकती हैं, लो बर्थ वेट हो सकता है ना। तो ये सब चीज़ों को बेसिकली एड्रेस करने के लिए पोषण अभियान आया था, है ना। तो पोषण अभियान कब आया था, नेशनल, ये बेसिकली नेशनल न्यूट्रिशन मिशन इसको बोलते हैं हम, है ना। 2018 में ये लॉन्च हुआ था। ऑब्जेक्टिव क्या था कि हम जो स्टंटिंग, अंडर न्यूट्रिशन, एनीमिया और लो बर्थ वेट है उसको हम रिड्यूस करेंगे। अब आप बोलोगे कि सर ये स्टंटिंग क्या होता है। तो स्टंट मतलब क्या होता है, स्टंट ऐसे दिमाग में अपना वो बनाओ, इमेज बनाओ, बौने लोग होते हैं ना, डॉर्फ लोग होते हैं जो बहुत, जिनकी हाइट छोटी रह जाती है, तो वो बेसिकली स्टंटिंग का शिकार होते हैं, ऐसे समझ लो। तो जैसे वो गेम ऑफ थ्रोन्स अगर आपने देखा हो तो उसमें वो है टीरियन लैनिस्टर करके, है ना। वो बहुत ही छोटा सा है ना, पिद्दू सा है। तो उसको उस टाइप का चीज़ होता है स्टंटिंग मतलब जब आपकी हाइट अपनी एज के हिसाब से बहुत कम हो, ठीक है। जब आपकी हाइट अपनी एज के हिसाब से बहुत कम हो तो उसको हम बोलते हैं स्टंटिंग, ठीक है। और वास्टिंग क्या होता है, व्हाट इज़ वास्टिंग। वास्टिंग होता है जब आपकी हाइट के हिसाब से आपका वेट जो है ना, जब हाइट के हिसाब से वेट बहुत कम हो तो उसको हम बोलते हैं वास्टिंग। जैसे मतलब बहुत ही एक लकड़ी जैसा लड़का है या लड़की है इस टाइप से, है ना। तो ये जो है ये वास्टिंग का शिकार है, क्योंकि इसकी हाइट तो लंबी है बट उसके हिसाब से इसका वेट उतना नहीं है ना। तो इट इज़ कॉल्ड वास्टिंग। तो बेसिकली हमको इस नेशनल न्यूट्रिशन मिशन में वास्टिंग नहीं है, वास्टिंग का कोई टारगेट नहीं है। नेशनल न्यूट्रिशन मिशन में हम क्या इंश्योर कर रहे हैं कि हम स्टंटिंग, अंडर न्यूट्रिशन, अनीमिया, लो बर्थ वेट को हम रिड्यूस करेंगे, ठीक है। और हम किनको किनको टारगेट करेंगे, हमारा टारगेट सेगमेंट क्या है, टारगेट सेगमेंट है हमारा चिल्ड्रंस इन द एज ऑफ 0 to 6 ईयर्स, है ना, एडोलेसेंट गर्ल्स, प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स। तो ये हमारा टारगेट सेगमेंट है। हम इनके बेसिकली अंडर न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन जो भी है उसको हम एड्रेस करेंगे, है ना। तो ऑब्जेक्टिव आप याद हो गया होगा आपको कि क्या है, हमको रिड्यूस करना है क्या, स्टंटिंग, अंडर न्यूट्रिशन, एनीमिया, लो बर्थ वेट, किस में रिड्यूस करना है, किन किन, कौन सी टारगेट ऑडियंस है, चिल्ड्रंस इन द एज ऑफ 0 to 6 ईयर्स, है ना, विद अ स्पेशल फोकस ऑन एडोलेसेंट गर्ल्स, प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिक मदर्स, है ना। तो इस टारगेट में क्या क्या है, स्टंटिंग को हम 2% से रिड्यूस करेंगे, ठीक है। अंडर न्यूट्रिशन को हम 2% से रिड्यूस करेंगे, ओके। एनीमिया को हम 3% से रिड्यूस करेंगे, और लो बर्थ वेट को हम 2% रिड्यूस करेंगे। तो ये आपको टारगेट्स याद रखने हैं, क्या है, 2-2-3-2, ठीक है। स्टंटिंग को हम 2% से रिड्यूस करेंगे, अंडर न्यूट्रिशन को 2% से करेंगे, एनीमिया को 3% से करेंगे, और लो बर्थ वेट को 2% से करेंगे। इसके अलावा स्टंटिंग के लिए एक और टारगेट है जो आपको याद रखना है, जिसको हम बोलते हैं मिशन 25। तो मिशन 25 क्या है, बेसिकली मिशन 25 इज बेसिकली जिसमें हम स्टंटिंग, ये बोला जा रहा है कि हम स्टंटिंग को 25% कर देंगे। अभी एट प्रेजेंट कितना है, एट प्रेजेंट 38.4% है। हम 38.4% से उसको 25% कर देंगे, कब तक, कितने टाइम में, 2022 तक। तो 2022 तक बेसिकली हम क्या कर देंगे, जो स्टंटिंग है उसको हम 25% कर देंगे, अभी करंट 38.4% लेवल से, है ना। तो ये बेसिकली हमारा टारगेट है ना। फिर राष्ट्रीय पोषण माह, बेसिकली न्यूट्रिशन वीक मनाया जाएगा, है ना, सितंबर के महीने में। ये क्या ही है, जनरल नॉलेज टाइप है ना। ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम इनकरेज करें जन भागीदारी को इन ऑर्डर टू क्रिएट अ जन आंदोलन, मतलब पीपल्स रिवॉल्यूशन,
ताकि हम माल न्यूट्रिशन को, जो माल न्यूट्रिशन है उसको हम एड्रेस कर पाएँ, उसको हम कम्प्लीटली एलिमिनेट कर पाएँ। किससे? यंग चिल्ड्रंस, वुमेन और प्रेग्नेंट वुमेन्स और लैक्टेटिंग मदर्स, इन सबसे माल न्यूट्रिशन की जो समस्या है उसको हम रिजॉल्व कर पाएँ और इंश्योर कर पाएँ हेल्थ और न्यूट्रिशन सबके लिए। समझ में आ रहा है? तो ये इसका ऑब्जेक्टिव है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की बात करते हैं, है ना। तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में पहला स्कीम आता है अल्पिन स्कीम। अल्पिन स्कीम क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। नाम से देखते हैं, फिर नाम से गेस करने की कोशिश करते हैं क्या हो सकता है। यूनिक है मतलब हर डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के लिए एक यूनिक नंबर होगा। यूनिक नंबर है किसके लिए? लैंड के लिए। तो मतलब मान लो यहाँ एक लैंड है, यहाँ एक लैंड है, यहाँ एक लैंड है, तो सबको अलग अलग नंबर होगा। जैसे आधार नंबर होता है ना हमारे लिए, जैसे इंडिया में जितने भी लोग हैं उनका आधार नंबर सेम थोड़ी है, अलग अलग है ना सबका आधार नंबर। तो वैसा ही कुछ इसके लिए भी है, यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, तो जब भी आपका कोई पार्सल आता है डीटीडीसी वगैरह से, तो उसका कोई ट्रैकिंग नंबर होता है, आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है ना, ताकि उसको आप आइडेंटिफाई कर पाओ कि भाई पार्सल कौन सा है। वैसे ही हम सिमिलर आइडेंटिफिकेशन नंबर किसको देंगे? लैंड को देंगे। समझ में आ रहा है? तो अब नाम, मोटा मोटा नाम से आपको क्या समझ में आ रहा है? सॉरी, मोटा मोटा नाम से आपको क्या समझ में आ रहा है कि कोई मान लो एक लैंड है, उसको हम एक कोई नंबर देंगे जिसको हम आइडेंटिफिकेशन नंबर बोलेंगे, जिससे हम इस लैंड को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, है ना। यही होगा इस मकसद इस स्कीम का। तो यही इस स्कीम का मकसद है ही। क्या हो रहा है ये? 10 स्टेट्स में बेसिकली पायलट प्रोग्राम इसमें लॉन्च हुआ है ना, अभी 10 स्टेट्स में है बेसिकली। और मार्च 2022 तक हम पैन इंडिया इसको लॉन्च कर देंगे, है ना। इसमें क्या होगा बेसिकली, 14 डिजिट का आइडेंटिफिकेशन नंबर हर लैंड को दिया जाएगा। जितने भी प्लॉट ऑफ लैंड कंट्री में है सबको हम 14 डिजिट का आइडेंटिफिकेशन नंबर देंगे, है ना। जैसे मान लो आपके पास कोई एक एकड़ की ज़मीन है ना, तो आपको उसके लिए, उस ज़मीन के लिए एक 14 नंबर का आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलेगा। जैसे आपका आधार नंबर होता है ना, वैसे ही इसको हम आधार ऑफ लैंड भी बोल रहे हैं, आधार फॉर लैंड भी बोल रहे हैं। जैसे आधार कार्ड से आपको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वैसे ही आप क्या आप कर पाओगे, ये अल्पिन नंबर जो है लैंड का, उससे आप लैंड को आइडेंटिफाई कर पाओगे। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन विल बी बेस्ड ऑन, अब लैंड को आइडेंटिफाई करना है तो ये पता होना चाहिए कि लोकेशन कहाँ है। अब किसी का लोकेशन पता करना होता है तो हम कैसे पता करते हैं? ज्योग्राफी के कोर्स में बताया था ना कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होता है, जहाँ वो इंटरसेक्ट करते हैं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जहाँ वो इंटरसेक्ट करते हैं वो उस पॉइंट का लोकेशन होता है। तो हम क्या करेंगे, इस लैंड का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड निकालेंगे और उसको जियो टैग कर देंगे कि भाई ये जो ज़मीन है वो इस पर्टिकुलर हो सकता है लेट्स से 20 डिग्री नॉर्थ पर है और 50 डिग्री ईस्ट पर है। इस टाइप से हम उसको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दे देंगे, ताकि हम हर एक लैंड का ये आइडेंटिफाई कर पाएँ है कहाँ पे वो, है ना, वो है कहाँ पे, और उसका बेसिकली उसको फिर हम ये नंबर दे देंगे, अल्पिन नंबर दे देंगे, ताकि हम उसको आइडेंटिफाई कर पाएँ। ठीक है, बेनिफिट इससे क्या होगा? बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। फ्रॉड प्रिवेंट हो सकता है ना, स्पेशली रूरल एरियाज़ में। रूरल एरियाज़ में तो ज़मीन, मतलब ऐसा होता है ना, पहले पुराने ज़माने में क्या होता था, ज़मींदार ज़मीन ले लेते थे, जो कल्टीवेटर्स होते थे उनकी ज़मीन होती थी उससे ले लेते थे। तो इन सब को प्रिवेंट करने के लिए बेसिकली क्या हम ये कर सकते हैं ना, तो इससे क्या होगा, लैंड फ्रॉड एड्रेस हो जाएगा, लैंड रिकॉर्ड्स होंगे तो उसमें कोई हेरा फेरी नहीं हो पाएगी पूरी, है ना। गवर्नमेंट भी ईजिली आइडेंटिफाई कर पाएगी कि किसकी लैंड किसको बिलोंग करती है, और जो एक्स्ट्रा लैंड है जो किसी को नहीं है फिर वो गवर्नमेंट यूटिलाइज कर सकती है वो, है ना। बहुत ही ऐसे अनरिकॉग्नाइज लैंड भी हैं इंडिया में, तो उसको अभी गवर्नमेंट नहीं कर पा रही है यूटिलाइज, क्योंकि ये है ही नहीं, ऐसा कुछ आइडेंटिफिकेशन है ही नहीं कि किसकी है ये, है ना। डिस्प्यूट चल रहा है उस पर। तो इससे क्या होगा, बेसिकली ये सब चीज़ें एड्रेस होंगी, है ना। उसके बाद हम आते हैं नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। तो आपको ये याद रखना है किसके अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर, है ना। ये स्कीम अल्पिन स्कीम किस अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर, है ना। अब अगला आता है नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। तो सॉरी, तो ये जो नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम है ये किसके अंदर है, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर है। क्या करेंगे हम इसमें, इसमें क्या है, देखो नाम में देखो क्या है, सोशल असिस्टेंस। सोशल असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। अब सोशल असिस्टेंस कैसे प्रोवाइड कर सकते हो? सोशल मतलब क्या होता है कि भाई मान लो कोई विडो है, उसको आप कोई बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हो, या फिर कोई बहुत एजड लोग हैं उनको आप कुछ बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हो, या अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनको आप बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हो, है ना। तो या डिसेबल्स हैं, डिफरेंटली एबल्स हैं, सॉरी, डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं उनको आप प्रोवाइड कर रहे हो, राइट। तो इनको असिस्टेंस देने के लिए ये प्रोग्राम आया है, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, है ना। तो ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। कब लॉन्च हुई थी? बहुत पुरानी है, 1995 में ऑलरेडी लॉन्च हुई थी ये, है ना। तब ये लॉन्च हुई थी। अब ये किसके एस्पिरेशंस को फुलफिल करती है? जो हमारा डीपीएसपी का आर्टिकल 41 है। आर्टिकल 41 क्या बोलता है डीपीएसपी का? दैट स्टेट्स शैल एंडेवर टू प्रोवाइड
public assistance to its citizens in case of unemployment, old age, sickness, disablement and in other cases of undeserved want within the limit of its economic capacity and development. अगर उसकी इकोनॉमिक हैसियत है, अगर उसके पास इतना पैसा है कि वो ये सब चीज़ें प्रोवाइड कर सकता है तो उसको प्रोवाइड करनी चाहिए। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है प्रोवाइड करना ही है, बट हाँ अगर उसकी इकोनॉमिक कैपेसिटी में है तो प्रोवाइड करे, है ना, ये बोलता है आर्टिकल 41। तो इसको ये प्रोग्राम बेसिकली फुलफिल करता है, कौन सा, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, है ना। क्या एम है इसका? इट एम्स टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू एल्डरलीज, विडोज, जैसे कि मैंने बताया पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ इन द फॉर्म ऑफ सोशल पेंशन। तो उनको बेसिकली एक सोशल पेंशन मिलता है जिसके थ्रू वो लोग अपना लाइफ काट पाते हैं ना। तो इसमें अभी करंट कवरेज कितना है, इसमें 3 करोड़ से ऊपर लोगों को बेसिकली कवर कर दिया गया है जो बीपीएल के अंदर है ना। और इसमें जो अभी इसमें डेटा याद करने की ज़रूरत नहीं है, 8 लाख विडोज़, बस इतना याद रखो कौन कौन है, एल्डरली, विडोज़ और पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, ठीक है। उसके बाद इस स्कीम के अंदर जो है 5 स्कीम्स और हैं। 5 स्कीम कौन कौन सी है, आपको ये चीज़ याद रखनी है कि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ना, ये मत भूल जाना। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर। और 5 स्कीम्स इसके अंदर कौन कौन सी आती है, इंदिरा गांधी ओल्ड एज पेंशन स्कीम, इंदिरा गांधी नेशनल विडो स्कीम, फिर डिसेबिलिटी के लिए स्कीम, विडो के लिए, ओल्ड एज के लिए, है ना, और नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम और अन्नपूर्णा स्कीम। अन्नपूर्णा स्कीम में क्या होता है, बेसिकली आपको फूड ग्रेन्स मिलते हैं ना, फैमिली को ऐसे 35 kg टाइप फूड ग्रेन मिलता है ना, चीप फूड ग्रेन्स मिलते हैं, बेसिकली यही होता है अन्नपूर्णा स्कीम में, है ना। तो वो बेसिकली इसी के अंदर आते हैं ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और एमजी नरेगा की बात करते हैं। तो एमजी नरेगा इस महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, है ना। तो नाम में ही पता चल रहा है क्या करेगा, ये रूरल एम्प्लॉयमेंट देगा, है ना, रूरल एम्प्लॉयमेंट को गारंटी करता है। तो बेसिकली रूरल एरियाज़ में ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, है ना, वही वही काम होगा इसका, वही काम भी है इसका। क्या करते हैं इसमें, ये बेसिकली राइट टू वर्क को गारंटी करता है। इसमें लोकल गवर्नमेंट क्या करती है, 100 दिन का, कम से कम 100 दिन का अनस्किल्ड काम जो होता है जिसमें कोई स्किल रिक्वायर नहीं होता है ना, जैसे पॉन्ड बनाना, है ना, जैसे कोई ब्रिज बनाना या रोड बनाना, तो ये सब अनस्किल्ड काम है, इसमें लेबर चाहिए, है ना। तो ऐसा कुछ टाइप का रूरल एरियाज़ में बेसिकली एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है कौन, लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, पहली तो इससे क्या होगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ इनहेंस होगी, है ना, सबको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो पॉवर्टी भी रिड्यूस होगी, इसे ऐसे भी बोल सकते हो, पॉवर्टी भी रिड्यूस होगी, है ना। तो इसमें क्या है, रूरल एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, 100 दिन के ऊपर 100 दिन कम से कम मिलेगा, है ना, जो अनस्किल्ड लेबर के लिए वॉलंटियर करेगा, है ना। अब वॉलंटियर करने के 15 दिन के अंदर अंदर आपको ये काम मिल जाना चाहिए। अगर नहीं मिला, अगर गवर्नमेंट 15 दिन के अंदर अंदर आपको ये काम नहीं दिलवा पाती है तो वो आपको क्या देगी, वो आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देगी, है ना। कहाँ गया ये, इसमें है लिखा हुआ, नहीं भी लिखा हुआ है तो बता देता हूँ, उसमें अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलता है अगर 15 दिन में वो काम नहीं दे पाई, ठीक है। इससे क्या होगा, सोशल इंक्लूजन होगा सॉरी सोशल इंक्लूजन होगा, लाइवलीहुड इन्हांस होगा, है ना। और इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम ड्यूरेबल एसेट्स बना सकते हैं, जैसे वेल्स, पॉन्ड्स, कैनाल्स, इन सब में इनको एम्प्लॉय किया जाता है ना। और इससे दूसरा बेनिफिट क्या होगा कि भाई अर्बन माइग्रेशन रिड्यूस होगा, तो भाई लोग काम ढूंढने के लिए गाँव से सिटी में माइग्रेट करते हैं ना, इस माइग्रेशन को रोकने के लिए ये हेल्प करेगा, है ना। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, है ना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि भाई 18 साल से ऊपर की एज होनी चाहिए, है ना। चाइल्ड लेबर को तो वैसे भी प्रोहिबिट करता है अपना कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसमें 18 साल के ऊपर कोई भी बंदा हो जो अप्लाई कर रहा है अनस्किल्ड लेबर के लिए, रेडी है वो करने के लिए अनस्किल्ड लेबर, उसको ये मिल जाएगा, है ना। द एप्लीकेंट मस्ट बी अ पार्ट ऑफ अ लोकल हाउस होल्ड, है ना। तो लोकल ग्राम पंचायत से आना चाहिए बेसिकली, ऐसा नहीं कि आप किसी दूसरे स्टेट में आके यहाँ काम कर रहे हो, है ना। तो लोकल हाउस होल्ड ही अप्लाई कर सकता है, ठीक है। इंप्लीमेंटेशन कौन कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन एसोसिएशन विद स्टेट गवर्नमेंट, है ना। 15 दिन के अंदर अंदर एप्लीकेशन सबमिट होकर काम मिल जाना चाहिए, अगर नहीं मिलेगा तो उसको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलेगा, है ना। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका सोशल ऑडिट जो है वो मैंडेटरी है, ये ध्यान रखना। सोशल ऑडिट होता है एमजी नरेगा का, और कौन करता है, वो ग्राम सभा करती है, ठीक है। तो ग्राम सभा जो है वो एमजी नरेगा का सोशल ऑडिट करती है, ठीक है। और बाकी जो रूल्स वगैरह हैं और वर्क के जो वर्क कौन कौन सा काम इसमें अप्रूव होगा, कौन सा काम करा सकते हैं, वो कौन अप्रूव करता है, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत मिलके उसको अप्रूव करते हैं, है ना। तो ये हो गया अपना एमजी नरेगा स्कीम, ठीक है। उसके बाद आता है राष्ट्रीय आजीविका मिशन। तो क्या है ये राष्ट्रीय आजीविका मिशन, नाम से ही देखो, राष्ट्रीय मतलब नेशनल, आजीविका मतलब क्या होता है, लाइवलीहुड होता है ना। तो लाइवलीहुड को इंश्योर करने के लिए ये कोई मिशन है ना। तो इसमें क्या होगा, हम लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाएंगे, ऐसा ही कुछ होगा, है ना। तो वैसे ही कुछ है ये, बेसिकली राष्ट्रीय आजीविका मिशन किसके अंदर आता है, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। तो रूरल एरियाज़ में लाइवलीहुड बढ़ाने के लिए जो ये मिशन है दीनदयाल अंत्योदय योजना, इसका यही नाम है बेसिकली, ठीक है। कौन इंप्लीमेंट करता है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इंप्लीमेंट करती है।
तो लाइवलीहुड जब आप बढ़ाओगे तो लाइवलीहुड कैसे बढ़ा सकते हो, लाइवलीहुड किसी का कैसे बढ़ा सकते हो, लाइवलीहुड क्या होता है, सोर्स ऑफ इनकम आना चाहिए कोई, है ना। तो सोर्स ऑफ इनकम के लिए आप क्या करोगे, सोर्स ऑफ इनकम के लिए आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करोगे, है ना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करोगे, बिजनेस कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करोगे, इसी टाइप से कर सकते हो। तो इसमें बेसिकली क्या होगा, इसमें बेसिकली सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाएंगे हम, किसके बनाएंगे, वुमेन्स के। तो वुमेन का सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाएंगे और उनको हम क्या करेंगे, उनको हम नर्चर करेंगे, सपोर्ट करेंगे, ताकि वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कैरी कर पाएँ। हो सकता है किसी को बिजनेस स्टार्ट करना हो, जैसे अगरबत्ती का या फिर पापड़ बनाने का या फिर कुछ भी, मतलब XYZ, है ना, तो उसको हम हेल्प करेंगे, उन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को हम हेल्प करेंगे, है ना। तो मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, मिशन का ऑब्जेक्टिव ये है कि हम वुमेन्स को और रूरल जो पुअर वुमेन है उनको हम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज करेंगे और उनको कंटिन्यूसली नर्चर करेंगे, सपोर्ट करेंगे, ताकि वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को अंडरटेक करें और अपनी पॉवर्टी को रिड्यूस कर पाएँ, ठीक है। अब ये जो DAY NRLM है, इसके अंदर कुछ सब स्कीम्स भी हैं। पहला है रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, जो बेसिकली ट्रेन करेगा, है ना, ट्रेन करेगा टू टेक बैंक क्रेडिट एंड स्टार्ट हिज और हर ओन माइक्रो इंटरप्राइज, मतलब लोन लेके बैंक से आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, है ना। उसके लिए ट्रेनिंग दी जाएगी, वो ये काम करेगा, ये इंस्टीट्यूट करेगा, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वो करेगा, है ना। उसके बाद आता है स्टार्टअप विलेज इंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। तो ये बेसिकली क्या करेगा, स्टार्टअप विलेज इंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, ये बेसिकली रूरल पुअर्स को माइक्रो इंटरप्राइज सेटअप करने के लिए बढ़ावा देगा। फिर एक आता है आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना। तो आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना में बेसिकली ये होता है, एक्सप्रेस नाम से ही पता चल रहा है, एक्सप्रेस मतलब कुछ ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड होगा, है ना। तो इसमें बेसिकली जैसे ऑटोज़ वगैरह प्रोवाइड करते हैं वुमेन को, ताकि वो ड्राइव करके ले जाएँ, और बेसिकली उसमें पैसेंजर सर्विस प्रोवाइड करती हैं, है ना। जैसे आप सिटी में ट्रैवल करते होगे तो ऑटो वाले दिखते होंगे ना आपको कि भाई यहाँ ले जाओ वहाँ ले जाओ, तो उसी टाइप का ही अब गांव में भी होगा। तो उसको बोलते हैं आजीविका एक्सप्रेस योजना, टू प्रोवाइड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ इन रूरल एरियाज विच ऑल्सो प्रोवाइड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू द रूरल पुअर, ठीक है। एक मिनट, अब इसके ये वाला SVEP वाला से कंपोनेंट हम डिस्कस कर रहे थे, स्टार्टअप विलेज इंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, है ना। तो स्टार्टअप विलेज, स्टार्टअप क्या होता है, कोई नया धंधा खोलते हो तो वो स्टार्टअप होता है, कुछ इनोवेटिव करते हो आप तो स्टार्टअप होता है, एंटरप्रेन्योरशिप भी यही होता है। तो बेसिकली हम विलेज में क्या करेंगे, स्टार्टअप इकोसिस्टम और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करेंगे, है ना। अगेन DAY NRLM इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। कब से है, चल रहा है, ये 2016 से चल रहा है ना। फोकस क्या है स्कीम का कि भाई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हम प्रोवाइड कर पाएँ, ताकि खुद का बिजनेस हो और खुद से इनकम आए, आप किसी जॉब के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, है ना। ये है इसका बेसिक मोटिव। विद फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग इज बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्ट स्किल्स, क्रिएटिंग लोकल कम्युनिटी कैडर्स फॉर प्रमोशन ऑफ इंटरप्राइजेस, ठीक है। तो देखो, अब गांव में जो लोग हैं उनको इतना बिजनेस के बारे में नहीं मालूम है ना, तो उनको आपको ट्रेनिंग देना पड़ेगा। अगर आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करनी है ना, और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना है विलेजेस में, तो आपको उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस के साथ साथ इंक्यूबेशन का करना पड़ेगा, उनको बिजनेस मैनेजमेंट स्किल्स ट्रेन करने पड़ेंगे, सॉफ्ट स्किल्स उनको आने चाहिए, है ना। और फिर मार्केटिंग के लिए भी आपको कोई कैडर बनाना पड़ेगा, कम्युनिटी बनानी पड़ेगी जो उसको मार्केट करें प्रोडक्ट को। तो वो सब इस स्कीम का फोकस है ना। सपोर्ट पार्टनर कौन है इसका, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि अहमदाबाद में, वो इसका टेक्निकल सपोर्ट पार्टनर है ना। तो इसमें क्या होगा कि ये दोनों को प्रमोट करेगा, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे वो कोई ग्रुप इंटरप्राइज हो। तो जैसे मान लो अगर आपका अकेले का कोई बिजनेस है ना, उसको भी प्रमोट करेगा, या फिर कोई पार्टनरशिप में मतलब लोग मिलकर कर रहे हैं तो उसको भी ये प्रमोट करेगा, ठीक है। और कुछ भी हो सकता है, वो मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, ट्रेडिंग हो सकती है, या सर्विस सेक्टर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन इंटरप्राइज प्रमोशन जो है वो रूरल इंटरप्राइज को सर्विस प्रोवाइड करेगा, ताकि जो भी बिजनेस रिलेटेड सपोर्ट सर्विसेज होती है ना, वो अपना कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन इंटरप्राइज प्रमोशन ये वाला जो एंटिटी है वो उनको सर्विस वो प्रोवाइड करेगा, है ना। तो ये है अपना स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, ओके। चलो, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना रहने देते हैं, बाकी कंसेप्ट्स नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को रिकमेंड करें अपने दोस्तों को, और आप हमको अपने डाउट्स और क्वेरीज़ जो हैं वो queries@thelaymanway.com पे भेज सकते हैं, जहाँ पे हम आपका रिप्लाई इंस्टेंटली करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।